पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में हम लोग देखेंगे शिक्षा व शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य व शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार। पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा का अर्थ। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यह भी है कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो उसका भी यह अर्थ निकलता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, इसीलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। शिक्षा के उद्देश्य का अर्थ। उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है कि यह उत तथा दिश दो शब्दों के योग से बना है। उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर तथा दिश का अर्थ है दिशा दिखाना। इस प्रकार उद्देश्य का अर्थ है उच्च दिशा का संकेत, मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। परिभाषा के अनुरूप शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। ऐसी आदर्श स्थिति जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वांछित का मतलब जो चीज चाही जाए। शिक्षा के जिन उद्देश्यों की हम इच्छा करते हैं, मतलब जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो अच्छी तरह से हो जाएं और ऐसी चीजों को सीमा में न बांधा जा सके। जो हम चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं वो हम बने, उनकी कोई सीमा ना हो। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न रूप होते हैं। मोटे तौर पर हम शिक्षा के सभी उद्देश्यों को निम्नलिखित में विभाजित कर रहे हैं। पहला है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को असमान उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। असमान उद्देश्य का मतलब है जो सामान्य से हटकर हो। जैसे शिक्षा से रोजगार मिलना, ये तो सामान्य हो गया, मतलब जो शिक्षित होगा वो रोजगार तो पा ही लेगा। लेकिन असमान उद्देश्य, जैसे शिक्षित व्यक्ति है, आगे बहुत पढ़ लिख कर पीएचडी करके साइंटिस्ट बन जाए और एक विशेष क्षेत्र में काम करे, तो ये उसका एक विशिष्ट उद्देश्य हो गया। तो असमान उद्देश्यों को इसीलिए इनको संज्ञा दी जाती है। इन उद्देश्यों का क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित नहीं होती है। प्रकृति सीमित का मतलब है कि जैसे अभी कोविड आया था, डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई थी, उनको ट्रेंड करके, मतलब एक पर्टिकुलर चीज में उनको ट्रेंड करके और उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। ये उनका एक विशिष्ट उद्देश्य हो गया शिक्षा का। यही नहीं, इनका निर्माण किसी भी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ध्यान में रहते हुए किया जाता है। इस दृष्टि से यह उद्देश्य लचीले, अनुकूल योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे अभी डॉक्टर्स की ड्यूटी कोरोना के लिए लगाई गई है, लेकिन 2-3 साल बाद हो सकता है कि दूसरी बीमारी आ जाए और उसके लिए सरकार उनको ट्रेंड करे डॉक्टरों को और उसमें ड्यूटी लगा दी जाए। तो मतलब इसमें एक लचीलापन है, परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। आगे है सार्वभौमिक उद्देश्य, मतलब यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब है जो समय काल परिस्थिति के अनुसार ना बदले। सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति पर समान रूप से लागू होते हैं। इन उद्देश्यों का तात्पर्य व्यक्ति में वांछनीय गुणों का विकास करना है। अतः इनका क्षेत्र विशिष्ट उद्देश्यों की भांति किसी विशेष स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर संपूर्ण मानव जाति है। सामान्य उद्देश्यों की प्रकृति भी विशेष उद्देश्यों की भांति सीमित नहीं होती है। अतः ये उद्देश्य सनातन, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। संसार की सभी शिक्षा दर्शनों ने इन उद्देश्यों के सार्वभौमिक महत्व को स्वीकार किया है। मानव के व्यक्तित्व, शारीरिक तथा मानसिक विकास, समाज की प्रगति, प्रेम तथा अहिंसा आदि शिक्षा के कुछ ऐसे सार्वभौमिक उद्देश्य हैं जो शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वह अपने हक में कुछ न कुछ बोल लेगा, आवाज उठाएगा, या इसको बोलने की कला तो आएगी ही यदि शिक्षा ले रहा है तो।
यानी पूरे विश्व में वो कहीं पे भी चला जाए, वो व्यक्ति बोल तो लेगा ही है यदि शिक्षित है। तो यह क्या हुआ, एक सामान्य उद्देश्य हो गया। यानी यह विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, ये सामान्य उद्देश्य है। सामने वाले से जब बताएंगे कि आप शिक्षित हैं, तो वो इतना तो समझ ही लेगा कि आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं, मतलब ये चीज अंडरस्टूड है। यानी हम शिक्षित हैं तो बड़ों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, ये उम्मीदें की जाती हैं। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हो क्या, सम्मान नहीं कर रहे हो बड़ों का। तो यह एक व्यक्ति मतलब यदि आप शिक्षित हैं तो व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो सम्मान सहित पेश आएंगे। ये हो गया एक सार्वभौमिक उद्देश्य। अब आता है व्यक्तिक उद्देश्य। व्यक्तिक उद्देश्य में व्यक्तिवादियों के अनुसार समाज की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा है। अतः शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्तियों को पूर्ण रूपेण विकसित करने पर बल देता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर टीपी नन ने इस उद्देश्य पर बल देते हुए लिखा है कि संसार में जो भी अच्छाई आती है वह व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा आती है। शिक्षा की व्यवस्था इसी सत्य पर आधारित होनी चाहिए तथा शिक्षा को ऐसी दशाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके तथा व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योग दे सके। जैसे समाज में सारे लोग रहते हैं, हम किसी एक उद्देश्य को समाज के सभी लोगों पर थोप नहीं सकते हैं। सब अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, जैसे कोई शिक्षक बनना चाहता है। लेकिन आजकल व्यक्तिवादियों को ही ज्यादा वरीयता मिल रही है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहता है कर रहा है। यानी जबरन नहीं कि लड़का है तो इंजीनियर बने, लड़की है तो डॉक्टर ही बने। व्यक्तिवादी का मतलब है कि जो आपको सुइटेबल लगे कि हाँ मैं ये चीज करूंगा तो आप वही करें। यानी कि आदमी को लगे कि मुझ में ये अच्छाई है, उसको वही चीज करनी चाहिए। शिक्षा के संबंध में उस चीज का विकास तो व्यक्ति में अच्छाइयाँ होती हैं। जैसे मैं टीचर बनने की इच्छा रखता हूँ तो मैं चाहूंगा कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। अब मैं शिक्षा में ऐसे आगे बढ़ूंगा कि हायर एजुकेशन करूंगा, फिर बीएड करूंगा, टेट निकाल। तो ये एक विशिष्ट उद्देश्य हमने खुद डिसाइड किया है, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो यह एक व्यक्तिवादी उद्देश्य हो गया यहाँ पे। अब आता है हमारा सामाजिक उद्देश्य। समाजवादियों के अनुसार व्यक्ति की अपेक्षा समाज बड़ा है, अतः वे शिक्षा सामाजिक उद्देश्य पर विशेष बल देते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। अतः उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकताओं तथा आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि उपयुक्त विशिष्ट तथा सार्वभौमिक उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक है। ऐसे ही व्यक्ति तथा सामाजिक उद्देश्यों के बीच संतुलन तथा समन्वय स्थापित करने से व्यक्ति तथा समाज दोनों उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहेंगे। सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा करते करते इतना व्यक्तिगत न हो जाए कि वो समाज से कोई मतलब ही न रखे। मतलब सामंजस्य बना रहना चाहिए समाज में। समाज के उद्देश्यों को साथ में लेके चलते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। ऐसे सामाजिक उद्देश्य होने चाहिए हमारे। आगे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। शिक्षा के जो मेन उद्देश्य हैं उनमें से एक है शारीरिक विकास का उद्देश्य। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के शारीरिक विकास से तात्पर्य उनकी मांसपेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों को सशक्त बनाने, उनकी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास एवं प्रशिक्षण और जन्मजात शक्तियों के विकास से लिया जाता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अस्वस्थ मनुष्य अधिकतर चिड़चिड़े होते हैं, उसमें न तो उत्साह होता है और शक्तिहीन होने पर वे अध्ययन चिंतन नहीं कर सकते हैं। वे ना तो अपना हित कर सकते हैं और ना ही समाज का और ना ही राष्ट्र का। अतः शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का शारीरिक विकास होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो सारी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। इसलिए शिक्षा के लिए जरूरी है कि शारीरिक विकास भी अच्छे से होना चाहिए। आगे है मानसिक विकास का उद्देश्य। प्राचीन भारत में मानसिक विकास से अर्थ मनुष्य में ज्ञान में वृद्धि से लिया जाता था। आज की शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य है बच्चों के आचारों विचारों के आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान कराने एवं वस्तु जगत एवं आध्यात्मिक जगत मतलब सत्य का ज्ञान कराने। जैसे सदा सत्य बोले, मतलब जो चीजें हम मानते हैं लेकिन वो और दिखती नहीं है, अध्यात्म जगत।
और वस्तु जगत, ये जो भौतिक जगत है हमारा सांसारिक, इसको जानने एवं विविध विषयों का ज्ञान कराने, मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराने, स्मृति निरीक्षण, कल्पना, तर्क, चिंतन मनन आदि का विकास करने, उनकी बुद्धि को तर्क आदि की सहायता से सत्य और असत्य में भेद करने में और उनको प्रशिक्षित करने में, उनमें विवेक प्रेरकों जैसे अभय हो गया, आशा, आत्मविश्वास आदि को उत्पन्न करने में। बिना मानसिक विकास के हम ना तो भौतिक जगत को समझते हैं और ना ही आध्यात्मिक जगत को। मतलब अगर यदि आपका मानसिक विकास नहीं हुआ है तो कुल मिला के आप कोई चीज़ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक विकास के उद्देश्य पर बल दें। सामाजिक विकास का उद्देश्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्रियों ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपने समाज की भाषा, रहन सहन की विधि, रीति रिवाज और आचार विचार को सीखकर अपने समाज में समायोजन करता है। कुछ लोग बच्चों को इस प्रकार क्रिया में प्रशिक्षित करने को ही सामाजिक विकास कहते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विकास बात करते हैं तो उसकी सीमा में बच्चों को समाज की भाषा, रहन सहन की विधि, रीति रिवाज, आचार विचार सिखाकर उन्हें समाज में समायोजन करने योग्य बनाना चाहते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास करना अति आवश्यक है। बिना सामाजिक विकास के ना तो बच्चे अपने समाज में समायोजन कर सकते हैं और ना भी सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए मनुष्यों को सामाजिक विकास जरूरी है। यदि आप बच्चे को शिक्षा देते हैं तो बच्चा आदर्शवादी होगा और अच्छी चीज़ें सीखेगा, जिससे समाज में उसे बोलने का लहजा और लोगों से अच्छे पेश आने का लहजा होगा, जिससे लोग दूसरे सीखेंगे आपसे। इसलिए ये भी सामाजिक विकास का एक उद्देश्य हो गया। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। समाजशास्त्री मनुष्य की समस्त भौतिक उपलब्धियों को भौतिक संस्कृति और वैचारिक उपलब्धियों को अभौतिक संस्कृति कहते हैं। परंतु तब तो सभ्यता और कोई अंतर ही नहीं। प्रत्येक समाज की संस्कृति होती है, उसके सभी सदस्य अपनी संस्कृति को श्रेष्ठतम समझते हैं और उसके अनुरूप आचरण भी करते हैं और इस प्रकार की समाज की संस्कृति सुरक्षित रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान सांस्कृतिक विकास से भिन्न भिन्न अर्थ लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक विकास का अपना अलग अर्थ है और वह यह है कि बच्चे अपनी संस्कृति के साथ साथ समाज की अन्य संस्कृतियों का भी आदर करें। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है और वह अपनी संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करता है। मतलब जैसी हमारी संस्कृति है, हमारे आगे वाली जो जनरेशन होगी, जैसा हमको देख देख के बड़े होंगे वो, तो वैसा ही आगे वो भी सीखेंगे और उसको कायम रखेंगे। यह एक सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक तथ्य है। तब किसी भी समाज की शिक्षा का यह उद्देश्य होना स्वाभाविक है कि उसके द्वारा बच्चों का सांस्कृतिक विकास हो। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक समाज को अपने आचार विचार संबंधी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम नैतिक एवं चारित्रिक विकास की बात करते हैं तो हमारा आशय बच्चों को अपने समाज द्वारा निश्चित आचार विचार संबंधी नियमों की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पालन करने की ओर प्रवृत्त करता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य का चरित्र का ही विकास होना चाहिए। इसी के द्वारा वह इस लोक में शांतिपूर्वक रह सकता है। गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य का चारित्रिक विकास बहुत जरूरी है। यदि चरित्र का विकास नहीं होगा तो वह समाज में निर्वाह नहीं कर सकता, ना ही उससे समाज हमारा अच्छा हो सकता है। इसी के द्वारा वह अपना और जब शिक्षा होगी और उसका चरित्र अच्छा होगा तो वो अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकता है। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट तो उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही शिक्षा मानते थे और कुछ भौतिकवादी विचारों का भी यह तर्क है कि नैतिकता एवं चरित्र के नाम पर समाज का प्रबुद्ध एवं शक्तिशाली वर्ग निर्बल वर्ग की सेवाएं प्राप्त करता है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष बल नहीं देना चाहिए, परंतु मनुष्य को नैतिक बल बनाने के लिए नैतिक एवं चारित्रिक बल का विकास होना आवश्यक है। आगे है व्यवसायिक विकास का उद्देश्य। मनुष्य शरीर और मन का योग है। शरीर के अभाव में हम मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं और मन मस्तिष्क के अभाव में हम उसे पशु से अधिक और कुछ नहीं समझ सकते हैं। आज हम अपनी जीविका चलाने के लिए अनेक उत्पादन एवं औद्योगिक कार्य करते हैं। अतः शिक्षा के द्वारा हम अपनी संतान को इन सब क्रियाओं में दक्ष करने में लगे हैं। इसीलिए आज जीविकोपार्जन का उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्य है।
शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अनेक टेक्नोलॉजी आती है, प्रौद्योगिकी है, तो जब हम लोग पढ़े लिखे होंगे, जैसे कंप्यूटर है, बिना शिक्षा के हम लोग चलाना नहीं जान सकते हैं। तो ज़रूरी है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपना व्यावसायिक जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता, आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादन कार्य आदि की शिक्षा देना भी शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य है। मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकताएं होती हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इसीलिए शिक्षा को हमारी इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है, तो पेट भरने के लिए हमें व्यावसायिक उद्देश्य को स्वीकार करना होगा। परंतु पेट भरने से राष्ट्र का आर्थिक विकास करना करना ही मनुष्य का जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमें शिक्षा द्वारा अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी करनी चाहिए। राष्ट्र की आवश्यकताओं में आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य। संसार में अनेक राष्ट्र हैं और प्रत्येक राष्ट्र में छोटे बड़े अनेक समाज हैं। इन समाजों एवं राष्ट्रों की कुछ अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, साथ ही इनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती हैं और यह आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं सदैव बदलती रहती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की आवश्यकता व मकान की पूर्ति का अर्थ है कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना कि उसे यथा आवश्यकता की पूर्ति हो। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके लिए यह आवश्यक है कि यह किसी भी देश अथवा राष्ट्र की जो समस्याएं हैं तत्कालीन उनका समाधान और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति एवं समाज को तैयार करे और उसका तत्कालीन उद्देश्य भी होना आवश्यक है। परंतु शिक्षा के तत्कालीन समस्याओं के समाधान एवं आकांक्षाओं तक ही सीमित नहीं की जा सकती है। उसे मानव जीवन के समान उद्देश्यों की प्राप्ति पर भी बल देना चाहिए। समस्याओं के समाधान हेतु स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण पहली आवश्यकता है और व्यवसाय एवं उद्योग द्वारा धनोपार्जन दूसरी आवश्यकता है। और जब तक मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं किया जा सकता, तब तक उसे स्वार्थ की सीमा से नहीं निकाला जा सकता। तो आवश्यक है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, मतलब शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार निर्मित हुए, क्या उसका आधार है कि शिक्षा के उद्देश्य निर्मित हुए हैं। उद्देश्यों का संबंध संपूर्ण समाज के समस्त बालकों से है, अतः इनके निर्माण का कार्य अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण है। यदि जल्दी से अनुचित तथा दोषपूर्ण उद्देश्यों का निर्माण करके शिक्षा की प्रक्रिया को संचालित कर दिया गया, तो केवल एक अथवा दो बालक ही नहीं, अपितु संपूर्ण समाज को आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को हानि होने को है। अतः इस संबंध में समाज के बालकों तथा शिक्षा के सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए यथेष्ट विचार विनिमय तथा गूढ़ चिंतन की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा के वैज्ञानिक तथा लाभप्रद उद्देश्यों का निर्माण किया जा सके। वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षा समाज का दर्पण है। शिक्षा समाज का दर्पण है, मतलब यदि हम अपने विद्यालय की जैसे बात करें कि शिक्षक विद्यालय समय से जाते हैं, अनुशासित रहते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो भी बच्चे रहते हैं वो भी उस चीज को सीखते हैं। और जैसे जैसे हम अपने घरों पे जैसे जाएंगे, समाज में जाते हैं, तो उन चीजों को चारों तरफ फैलाते हैं। हम किसी से अचानक किसी चौराहे पे जैसे मुलाकात हो जाती है, किसी से होती है, और जैसा हम व्यवहार करते हैं, मतलब जैसा हमने कुछ किया, सामने वाले जैसा व्यवहार करते हैं, हमारी जैसी आचरण है, तो वही हमें चीजें रिस्पॉन्स में मिलती हैं। जैसा हम पेश आते हैं दूसरे से, वही हमें रिस्पॉन्स मिलने लगता है। तो इसलिए कहा गया कि शिक्षा जो है समाज का एक दर्पण है। समाज की उन्नति अथवा अवनति शिक्षा पर ही निर्भर करती है। जिस समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती है, वह समाज वैसा ही बन जाता है। यदि शिक्षा अच्छी होगी तो समाज का जो विकास है और जो समाज है वो अच्छा हमारा होगा, और शिक्षा अच्छी नहीं होगी जहाँ की, तो वहाँ पे समाज बिल्कुल नहीं अच्छा बन पाएगा। क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों का जीवन के उद्देश्यों से संबंध होता है। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना भी ठीक ऐसे है जैसे जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। अब इस संबंध में यह खेद का विषय है कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण अब तक उन लोगों ने किया है जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण अब तक केवल माता पिता, दार्शनिक, शासकों। आशीष, आशीष, यस सर। प्लीज, जो आपकी तरफ डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या उसे रोक सकते हैं?
सर ठीक जो है, मैं आवाज आ रही, दूसरे कमरे में चला जाता आवाज आ रही बेटा, देख लीजिए थोड़ा अगर हो सकता है। हूँ। जी सर, जी सर। ओके। आदर्शवादी शिक्षा के मुख्य चार आधार हैं, आगे हम देखेंगे, जिनमें से एक है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद। इन्हीं चारों आधारों के अनुसार शिक्षा में उक्त सभी प्रकारों के उद्देश्यों की रचना हो रही है, होती रहेगी, और जब तक हम शिक्षा के विभिन्न आधारों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमको शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में पूरी जानकारी नहीं हो सकेगी। तो ये है आदर्शवादी आधार। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है तथा प्रकृतिवाद दर्शन का बिल्कुल उल्टा है। अतः आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार करती है, तथा प्रकृतिवादियों की दृष्टि में शिक्षा एक भौतिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को केवल सांसारिक सुखों को भोगने के योग्य बनाती है। मतलब आदर्शवादी जो होते हैं ये एक आदर्श को लेकर चलते हैं। जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य है परम ज्ञान को प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये सब आदर्शवादी ऐसा मानते हैं। और आध्यात्मिक जगत का मतलब है कि शिक्षित अगर कोई व्यक्ति है तो वो महान तपस्वी होगा और तेजस्वी होगा, सारे गुणों से युक्त होगा, सत्य बोलेगा, बोलते नहीं है आदर्शवादी वाक्य होते हैं जो सदा सत्य बोलो, तो ये क्या है, आदर्शवादी वाक्य हैं। दूसरों का अपमान मत करो, ये सब चीजें, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं आदर्शवादी जो लोग होते हैं। मतलब अगर शिक्षित व्यक्ति है तो इन सब आदर्शों का उनमें इन सब चीजों का समावेश होगा, और ये चीजें करेगा ही करेगा, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, माता पिता के चरण स्पर्श करना रोज सुबह उठ के। तो ये सब चीजें आदर्शवादी मानते थे। मतलब इसके हिसाब से शिक्षा का इन आदर्शों को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से आदर्शवाद सत्यम, शिवम तथा सुंदरम जैसे चिंतन मूल्यों को प्रतिपादित करता है। मूल्य अपरिवर्तनशील हैं, इनका पूर्ण मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। अतः आदर्शवाद समाज में भौतिक ज्ञान की अपेक्षा सार्वभौमिक मूल्यों की प्राप्ति पर बल देता है। जो समाज आदर्शवादी है वहाँ की शिक्षा के निश्चित सनातन तथा अपरिवर्तनशील सार्वभौमिक उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों से मानवीय गुणों का विकास होता है जिससे समाज की प्रगति होती है। जैसे जो समाज आदर्शवाद है तो शिक्षा के निश्चित सनातन और अपरिवर्तनशील सार्वभौमिक उद्देश्य से मतलब यही है कि जैसे सदा सत्य बोलना, जो आदर्शवादी हैं तो ये कभी बदलते नहीं है। चाहे आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए तो लोग इस चीज को मानते हैं, सदा सत्य बोलिए, बड़ों का आदर करिए, तो ये सार्वभौमिक उद्देश्य है, ये अपरिवर्तनशील है। और जैसे प्रकृतिवादी कहते हैं आगे है कि यथार्थवादी आधार। आगे एक चीज और डिफाइन करना है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा व्यवहारिक चीज है। शिक्षित व्यक्ति होगा तो वह नौकरी पाएगा, धन संपदा का लाभ उठाएगा, और जितनी भी सुख सुविधाएं होंगी उसका भोग विलास भी उनका करेगा। आदर्शवादी आधार। और आदर्शवाद प्रकृतिवाद दोनों उल्टे हैं। जहां आदर्शवाद कहता है कि हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, शिक्षा से बहुत लोग करते भी हैं और बहुत शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, वेदांत पढ़ लेते हैं, वे अध्यात्म में जैसे लीन हो जाते हैं। और प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य परम ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि संसार जो है ये भोग विलास की चीजों से भरा हुआ है, और हमें भोग विलास प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा बनी है। शिक्षा प्राप्त करके हम नौकरी पाएंगे, पैसा कमाएंगे और संसार की चीजों का उपभोग करेंगे। तो एकदम मतलब ये जो आदर्शवाद है और प्रकृतिवाद है ये एक दोनों उल्टे हैं, जस्ट विपरीत हैं। सार्वभौमिक मूल्य जो हर जगह बदलते नहीं है, जैसे आप सदा सत्य बोलते हैं, विश्व में कहीं भी चले जाएं, तो ये सार्वभौमिक उद्देश्य होगा। आगे है हमारा यथार्थवादी आधार। यथार्थवादी और प्रयोजनवादी दोनों विचारधाराएं आदर्शवादी दर्शन का विरोध करती हैं। जैसा अभी मैंने समझाया था, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। प्रयोजनवादी के अनुसार वास्तविकता अभिनिर्माण की अवस्था में है, अतः इस विचारधारा के अनुसार अंतिम सत्ता निश्चित तथा अपरिवर्तनशील नहीं है, अपितु परिवर्तनशील है। क्योंकि प्रयोजनवाद
विचारधारा के अनुसार सत्य सदैव बदलता रहता है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य भी सदैव देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसीलिए शिक्षा के प्रयोजनवाद की भांति यथार्थवादी विचारधारा भी आदर्शवादी दर्शन का विरोध करती है। यथार्थवादी भी आदर्शवादी भावनाओं के चक्कर में न पड़कर जीवन की यथार्थ परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा समाज की बदलती हुई समस्याओं के सुलझाने में विश्वास करते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल है, पूरा दिख रहा है। यथार्थवादी का मतलब होता है जो हम प्रैक्टिकल चीजें हैं और पूरी हमको दिख रही हैं, जो चीजें आदर्श नहीं है। मतलब आध्यात्म जो हमें दिखता है, और आदर्शवाद जो हमें दिखता नहीं है पर हम उनको मानते हैं। सदा सत्य बोलना, परम ज्ञान की प्राप्ति करना, ये सब चीजें दिखती नहीं है पर मानी जाती हैं। ये एक आइडियल लेवल है। लेकिन यथार्थवाद कहता है कि आदर्श कुछ नहीं होता है। यथार्थ मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने घटित हो रहा है, वही सत्य है। यथार्थवाद ये कहता है। और प्रयोजनवाद कहता है कि जो दिख रहा है वो भी सत्य नहीं है, हो सकता है कुछ समय बाद ये परिवर्तित हो जाए। जैसे आज हम कह रहे हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो प्रयोजनवाद कहता है कि सत्य बोलना फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आज से 4-5 साल के बाद थोड़ा सत्य बोलना चाहिए, थोड़ा झूठ भी बोलना चाहिए। फिर आगे जाके प्रूफ हो जाए कि सत्य तो बेकार चीज है, हमें झूठ ही बोलना चाहिए। तो ये प्रयोजनवाद कहता है कि ये चीजें बदलती रहती हैं। निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा कोई चीज स्थायी नहीं है। और आदर्शवाद कहता है कि सत्य मतलब सत्य ये बिल्कुल सार्वभौमिक है। लेकिन प्रयोजनवाद के अनुसार ये चीजें परिवर्तनशील हैं। यथार्थ कहता है जो चीजें दिख रही हैं वो सत्य हैं, न आगे की मानो न पीछे की मानो, जो वर्तमान में है वो यथार्थवाद हो गया। अतः यथार्थवादी भी प्रयोजनवादियों की भांति समाज की निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के लचीले, अनुकूलन योग्य, परिवर्तनशील विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। और बालक यथार्थ जगत के योग्य व्यवहारिक जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझाकर सुखी, संपन्न, प्रसन्न तथा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब अब ये जो 4 चीजें हैं, इनसे बालक यथार्थ जगत के योग्य बनकर व्यवहारिक जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझाकर सुखी, संपन्न और प्रसन्न हो सकता है। जिनमें से पहला है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन शिक्षा का तात्पर्य जीवन के लक्ष्य को प्रभावित करता है। इसके लिए वह जीवन दर्शन से प्रभावित होता है। चूंकि उद्देश्य का संबंध शिक्षा से है, इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य किसी न किसी रूप में जीवन दर्शन से प्रभावित होते हैं तथा होते रहेंगे। यही कारण है कि जिस व्यक्ति का जीवन दर्शन आध्यात्मिक रूप से उन्नत रहा है, उसने शिक्षा के चरित्र गठन तथा नैतिक उद्देश्य पर बल दिया है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का जीवन दर्शन बाह्य जगत की पूर्णता रहा है, उसने शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना माना है। उदाहरण के रूप में हर्बर्ट आदर्शवादी दर्शन का अनुयायी था, अतः उसके अनुसार शिक्षा एकमात्र उद्देश्य नैतिकता। इसी प्रकार प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन दर्शन बाह्य जगत की पूर्णता रहा है, अतः उसने बताया कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं या देखते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य जीवन दर्शन से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिवादी सोच आ जाती है। जो व्यक्ति जैसा होगा वो वैसे ही शिक्षा को मानेगा। मान लो कोई ऐसा दार्शनिक हो जो व्यक्तिवादी है, जो ये सोचता है कि हम जैसा सोच रहे हैं उसी के अनुसार शिक्षा को ढालना है, वो उसी के अनुसार शिक्षा को ढालेगा। आदर्शवाद जो मानता है वो सोचेगा कि शिक्षा आदर्शवादी है, और जो यथार्थवादी है वो सोचेगा कि शिक्षा यथार्थवादी है। तो इस प्रकार से जीवन दर्शन महत्वपूर्ण है। आगे है राजनीतिक प्रगति। जेफ ब्राउन के अनुसार किसी भी देश की तथा किसी भी युग की शिक्षा शासक वर्ग की विशेषताओं को व्यक्त करती है। इसका प्रमाण यह है कि जनतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, फासिस्ट तथा साम्यवादी आदि सभी प्रकार की सरकारों ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण अपने अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव अलग अलग ढंगों से किया है। जिन देशों में जनतंत्र का बोलबाला है, वहां पर उत्तम नागरिक बनना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अमेरिका, इंग्लैंड तथा भारत आदि जनतांत्रिक देशों के उदाहरण इस संबंध में दिए जा सकते हैं। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी राज्यों में, चाहे वे राजतंत्र हों अथवा तानाशाही, शिक्षा का उद्देश्य शासकों के प्रति अपार श्रद्धा तथा उनकी आज्ञा का पालन करना ही होता है। तो मतलब ये है कि जैसी जहाँ की सरकार होगी, वहाँ जैसे डेवलप होगा, तो वैसी वहाँ की शिक्षा भी उस पर डिपेंड करती है। आगे आती है हमारे तीसरे नंबर पर प्रौद्योगिकी उन्नति। आज के वैज्ञानिक युग में
प्रौद्योगिक उन्नति पर बल दिया जाता है। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड तथा जापान आदि देशों केवल प्रौद्योगिक उन्नति की दृष्टि से ही प्रगतिशील प्रशिक्षण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। जो देश प्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की शिक्षा देना हो सकता है। यही कारण है कि भारत में अब तक तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विस्तृत सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब है, जैसे बहुत जो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे इतनी सारी मिसाइलें हैं। अभी देखा गया कि आयरन डोम टेक्निक थी इजराइल की, उसको क्यों इतना ज़्यादा नाम हो रहा है? क्योंकि जब गाजा अटैक कर रहा था तो इजराइल कैसे उसका बचाव कर रहा था? उसके पास ऐसी टेक्निक थी आयरन डोम, जो कि हवा में मिसाइलों को नष्ट कर दे रही थी। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि इसने प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का उद्देश्य बनाया कि जितना हो सके बच्चों को प्रौद्योगिकी की ओर भेजिए, बच्चे सोच सकें कि कैसे क्या विकास हो सकता है, और टेक्निकल क्या डेवलपमेंट हो सकता है अपने देश में। तभी तो आज इस योग्य हुए कि आयरन डोम टेक्निक बनाने में अपने देश का बचाव कर पा रहे हैं। अभी अध्यात्म की ओर जाते तो मार खा रहे होते, आदर्शवाद की ओर जाते सत्य बोलते रह जाते। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा का एक उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नति भी हो। और सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं आगे है। शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण में किसी देश की सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का भी गहरा हाथ होता है। जिन देशों की सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं शोचनीय होती हैं, उन देशों को विकसित करने के लिए कर्मठ नागरिकों का निर्माण करना और तथा उनकी व्यावसायिक कुशलता में उन्नति करना आदि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। हमारे देश में भी जब छात्रों को इस प्रकार का चारित्रिक प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे नागरिक के रूप में देश की जनतांत्रिक तथा सामाजिक व्यवस्था में रचनात्मक ढंग से भाग लेते हुए अपनी व्यवहारिक एवं व्यावसायिक कुशलता में उन्नति कर सकें, जिससे भारत सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से दिन प्रतिदिन उन्नतिशील हो सके। तब क्या होगा कि जैसे शिक्षा होगी तो शिक्षा से रोजगार बढ़ेगा तो लोग जिससे देश की आर्थिक स्थिति विकसित होंगे, मंदी भी सही होगी, लोग अमीर बनेंगे, गरीबी नहीं रहेगी, खुशहाल रहेगी। तो शिक्षा का बहुत बड़ा मतलब, शिक्षा से सामाजिक और आर्थिक दशाओं में भी अंतर आता है। तो प्रयुक्त विवेचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार उद्देश्यों का निर्माण तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। थैंक यू। चलिए आशीष, आशीष का जो प्रेजेंटेशन है उसमें फीडबैक दीजिए आप लोग, या आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं किसी भी विद्यार्थी के, कोई भी प्रश्न। अल्ताफ जी सर। बताइए, कुछ पूछना है? बहुत सारी बातें आशीष ने की है। जी। अगर आपको कहीं कुछ लगता है, कोई डाउट है या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए। नहीं सर, सुझाव की तो जरूरत नहीं है, बाकी जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है जी काफी सरल और सुदृढ़ तरीके से दिया है, जी तो समझ में आ गया। हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना, पॉज ले लेके बातें करना। जी ठीक जी है कि जो इन्होंने स्लाइड्स लगाई थी उसमें भी साफ समझ में आ रहा था कि जो ये पढ़ा रहे हैं उसमें जो पिक्चर लगी है वो भी उसको दर्शा रही थी। जी। जी। चलिए, गुड। नेक्स्ट। सोनम सिंह। सोनम सिंह, आवाज सुन पा रही बेटा? यस सर। आप फीडबैक दीजिए आशीष के प्रेजेंटेशन में। क्या सर अच्छाइयाँ थी, क्या अच्छाइयाँ थी? कॉम्पिटिशन आप कॉम्पिटिशन जो भी अच्छा अच्छाइयाँ था। थी वो बताइए हमें। और कॉम्पिटिशन भी अच्छा था, अच्छे से बताया, हर चीज पॉज दे दे के बताया, जी अच्छे से समझ में आया। जी। और कोई सुझाव आपके? नहीं तो सुझाव तो चाहिए, सबसे अच्छा था। सुझाव की आवश्यकता नहीं है? तो मुझे तो अच्छा लगा सर, सब जो उन्होंने पढ़ाया। अच्छा अच्छा, चलिए। प्रखर सिंह।
प्रखर, आवाज़ सुन पा रहे हैं? गुड, इन्होंने जो है फीडबैक दे दिया। आशीष का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। प्रखर, नेक्स्ट। ओके ओके, शिवा की। सर अच्छा था उसका सर, उसने पीपीटी भी बहुत अच्छी बनाई थी। और सर उसने जो समझाया वो भी धीरे धीरे, बहुत स्पीड में नहीं था, तो एग्जैक्टली जी, समझ में आ रहा था कि क्या बोल रहा है। और बहुत अच्छे से उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन था वो भी एकदम सही था। गुड। चलिए, नेक्स्ट सौम्या। सर प्रेजेंटेशन अच्छा था, और जो सर जो स्लाइड्स बनी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, और और कंटेंट भी अच्छा था सर, गुड। समझ में आया। जी,